दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाट इज इन ग्रेट निकोबार साइट ऑफ नीति आयोग्स मेगा प्रोजेक्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यहाँ बर्फीले ऊंचे पर्वत भी हैं तो गर्म रेगिस्तान भी है। हरे भरे जंगल, डेल्टा, सुंदर समुद्री बीचेस और द्वीप समूह इसकी विशेषता है। यहाँ की प्राकृतिक विविधता इसे अनुपम और अद्वितीय बनाती है। लेकिन कभी कभी विकास कार्यों के मद्देनजर इस विविधता में कुछ परिवर्तन भी आता है। कहने का आशय यह है कि पहाड़ को काटकर रास्ते बनाना, नदी पर बांध बनाना, इन सब निर्माण क्रियाओं से संबंधित स्थान की प्राकृतिक संरचना में अंतर आता है। कभी कभी इन विकास कार्यों से संबंधित प्राकृतिक स्थल और वहां की जैव विविधता को भी बहुत अधिक हानि होने की संभावना रहती है। ऐसे में बहुत सारे पर्यावरणविद और नेतागण इन विकास परियोजनाओं का विरोध भी करते हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर नीति आयोग की मेगा परियोजना को दी गई सभी मंजूरियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। यह मांग उचित प्रक्रिया के उल्लंघन, आदिवासी समुदायों की रक्षा करने वाले कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों और परियोजनाओं की असंगत पारिस्थितिक और मानवीय लागत के मद्देनजर की गई है। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में ग्रेट निकोबार द्वीप पर नीति आयोग की मेगा परियोजना के बारे में, इसके मायने और इसके संभावित जोखिमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर नीति आयोग की मेगा परियोजना क्या है। दरअसल वर्ष 2021 में नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास नाम से एक योजना का अनावरण किया था। इस योजना की लागत 72,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम नामक एक सरकारी उपक्रम द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। परियोजनाओं में प्रस्तावित बंदरगाह के निर्माण से ग्रेट निकोबार क्षेत्र कार्गो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इस बंदरगाह के निर्माण से क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भारत का महत्व बढ़ जाएगा। साथ ही निकोबार क्षेत्र में प्रस्तावित हवाई अड्डा यहां समुद्री सेवाओं और पर्यटन के विकास का समर्थन करेगा। यह हवाई अड्डा ग्रेट निकोबार द्वीप के उत्कृष्ट प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने और स्थायी पर्यटन गतिविधि में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम होगा। हालांकि नीति आयोग ने इस परियोजना को इसके वर्तमान स्वरूप में पेश किया है, लेकिन इस परियोजना का एक लंबा इतिहास है। ग्रेट निकोबार में एक बंदरगाह विकसित करने की योजना 1970 के दशक से चल रही है, जब भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में ये चर्चा की गई थी कि दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के पास एक बंदरगाह और होना चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से यह परियोजना ठंडे बस्ते में ही पड़ी रही। गौरतलब है कि भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण को अब भारत व्यापार संवर्धन संगठन कहा जाता है। परियोजनाओं के विरोध के कारणों का मूल ग्रेट निकोबार द्वीप की भौगोलिक संरचना में है। आइए इस द्वीप की भौगोलिक सांस्कृतिक संरचना और यहाँ के प्राकृतिक महत्व को समझते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी छोर है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जिसमें 600 से ज्यादा द्वीप शामिल हैं। यह पहाड़ी द्वीप समूह हरे भरे वर्षा वनों से ढका हुआ है। यहाँ के वर्षा वनों और समुद्र तटों में कई लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें विशाल चमड़े का कछुआ, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रेक, केकड़ा खाने वाला मैकाक और निकोबार ट्रीशू शामिल है। यहाँ के लगभग 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं तथा इसके तट पर मैंग्रोव और पांडन वन स्थित है। यह द्वीप मुख्य रूप से 2 आदिवासी समुदायों का घर है, शोम्पेन और निकोबारी। शोम्पेन जनजाति की कुल संख्या लगभग 250 है। ये जनजाति ज्यादातर अंदरूनी जंगलों में निवास करती है
और बाकी आबादी से अपेक्षाकृत अलग थलग रहती है। इस जनजाति की अपनी अलग संस्कृति और भाषा है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक हैं और अनुसूचित जनजातियों की सूची में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत है। वहीं निकोबारी समुदाय की बात करें तो ये समुदाय खेती और मछली पकड़ने का काम करता है। इस जनजाति के दो समूह हैं, ग्रेट निकोबारी और लिटिल निकोबारी। वे निकोबारी भाषा की अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट निकोबारी समुदाय 2004 में सुनामी आने तक द्वीप के दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी तट पर रहते थे। सुनामी के बाद सरकार ने उन्हें कैंपबेल खाड़ी में बसाया। आज कैंपबेल खाड़ी पर लगभग 450 ग्रेट निकोबारी हैं। लगभग 850 की संख्या वाले लिटिल निकोबारी ज्यादातर ग्रेट निकोबार में स्थित अफ्रा खाड़ी और द्वीप समूह के दो अन्य द्वीपों पुलोमिलो और लिटिल निकोबार में रहते हैं। इसके अलावा ग्रेट निकोबार द्वीप में बहुत सारे बाहरी लोग भी निवास करते हैं। बाहरी लोगों से आशय उन लोगों से है जो ग्रेट निकोबार द्वीप के मूल निवासी नहीं है और भारत की मुख्य भूमि से आकर यहाँ बसे हैं। बता दें कि ग्रेट निकोबार में अधिकांश लोग मुख्य भूमि भारत से आकर ही बसे हैं। वर्ष 1968 और 1975 के बीच भारत सरकार ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कुछ अन्य राज्यों से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को यहाँ बसाया। द्वीप के पूर्वी तट पर लगभग 330 परिवारों को 7 राजस्व गांवों में लगभग 15 एकड़ जमीन दी गई है। इन राजस्व गांवों में कैंपबेल बे, गोविंद नगर, जोगिंदर नगर, विजयनगर, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर और शास्त्री नगर आदि शामिल हैं। कैंपबेल बे एक प्रशासनिक केंद्र भी है जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन और पंचायत के स्थानीय कार्यालय शामिल है। कुल मिलाकर आज द्वीप पर बसने वालों की आबादी लगभग 6000 है। उल्लेखनीय है कि ये सभी जनसंख्या आंकड़े ग्रेट निकोबार में काम करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ये मेगा परियोजना तो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार ही लाएगी, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? दरअसल पर्यावरणविदों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन से द्वीप की पारिस्थितिक संरचना और यहाँ के जनजातीय जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का उपयोग करना होगा और लगभग 10 लाख पेड़ों को काटना होगा। इन पेड़ों के कटने से यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही बहुत सारे जीवों और पक्षियों के पर्यावास का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही जो वनस्पतियां यहाँ के स्थानिक हैं, ऐसे में उनके विलुप्त होने का खतरा भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा जनवरी 2021 में भारत सरकार ने परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए यहाँ स्थित 2 वन्यजीव अभयारण्यों, गैलेथिया बे वन्यजीव अभयारण्य और मेगापोड वन्यजीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित कर दिया। हालांकि उसी महीने सरकार ने एक राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी की, जिसमें गैलेथिया बे को भारत में समुद्री कछुओं के आवास के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही इस परियोजना के तहत ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के रूप में गैलाथिया खाड़ी के भी विकसित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह खाड़ी विशाल चमड़े वाले कछुए के लिए सबसे बड़े निवास स्थानों में से एक है। गौरतलब है कि विशाल चमड़े के कछुए और निकोबार मेगापोड दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ऐसे में ये परियोजना इस संरक्षण अधिनियम के साथ विरोधाभास प्रकट करती है। इस परियोजना से ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद को भी आपत्ति है, क्योंकि इस परिषद ने नवंबर 2022 में परियोजना के लिए प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC को वापस ले लिया है। इस NOC में कहा गया था कि प्रशासन ने आदिवासी आरक्षित भूमि के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी और उन्होंने जल्दबाजी में आदिवासी समुदायों की सहमति प्राप्त की थी। इसके अलावा नीति आयोग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में निर्जन के रूप में वर्गीकृत कुछ भूमि ग्रेट निकोबारी लोगों की पैतृक भूमि का हिस्सा है। 2004 में आई सुनामी के बाद इस जनजातीय समूह को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास प्रदान किया गया था। इसके बाद से निकोबारी लोगों द्वारा बार बार अपनी भूमि पर वापस जाने की मांग उठती रही है। हालांकि उनकी इस मांग को प्रशासनिक उदासीनता का सामना करना पड़ा है। इन सब के अलावा इस परियोजना से शोम्पेन जनजाति के लिए भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दरअसल कुछ शोम्पेन बस्तियां उन क्षेत्रों से भी मिलती हैं जिन्हें नीति आयोग ने
ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में अगर शोम्पेन जनजाति को द्वीप समूह की किसी अन्य क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाता है तो उनके लिए बीमारी का एक बड़ा खतरा बन सकती है। चूंकि शोम्पेन का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहा है, इसलिए वे अभी तक भारत की आम आबादी को प्रभावित करने वाली संक्रामक बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पर काम करने वाले शोधकर्ताओं ने भी ये चिंता जताई है कि मेगा प्रोजेक्ट के प्रस्तावक भूकंप के जोखिम का पर्याप्त आकलन करने में विफल रहे हैं। गौरतलब है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जो कि पूरे वर्ष में कई भूकंपों का अनुभव करता है। कुछ अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र ने पिछले दशक में अलग अलग तीव्रता के लगभग 500 भूकंपों का अनुभव किया है। तो ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। ग्रेट निकोबार द्वीप लंबे समय से विकास के दौड़ में पीछे रहा है। यहाँ की जनजातियां अभी तक समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकी हैं, इसलिए इस क्षेत्र का विकास किया जाना जरूरी है। दरअसल पर्यावरण के नाम पर विकास कार्य को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता और न ही विकास के नाम पर पर्यावरण की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए ऐसे उपायों की जरूरत है जिससे क्षेत्र के पर्यावरण की भी रक्षा की जा सके और विकास कार्यों को भी अंजाम दिया जा सके। चूंकि ग्रेट निकोबार क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ सतत विकास नीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए परियोजना की नीति बनाई जानी चाहिए। मसलन ग्रेट निकोबार क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी तरह जंगलों की रक्षा के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। परियोजना में वृक्षों को काटने से रोकने के लिए या उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जनजातियों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उनकी भावनाओं अथवा मान्यताओं को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। तो चर्चा को विराम देते हैं और नोट करते हैं आज के सवाल को। संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्माण में क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना के सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।